स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवीय, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमने जो नया पार्ट स्टार्ट किया है, थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट वाज नोन एज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आधुनिक भारतीय इतिहास। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, वो मैंने कंप्लीट किया है। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं औरंगजेब की डेथ से लेकर इंडिया की आज़ादी तक। इट मीन्स 1947 तक, 1707 से, 1707 से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कितने टॉपिक्स इसमें आते हैं, तो लगभग 39 टॉपिक्स जो हैं वो सेकेंड पार्ट में आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, जिसको हम बोलते हैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। और जो पहला पार्ट आता है उसमें लगभग 6 या 7 टॉपिक्स होते हैं, जो चलता है 1707 से 1885 तक। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा है फर्स्ट पार्ट में जो पहला ही टॉपिक होता है वो होता है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 से, जिसका नाम होगा डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। इट मीन्स मुगलों का पतन। क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मुगलों के पतन के बारे में, तो गौर करिएगा। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स जो हमारा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये आपका लेक्चर फर्स्ट होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास का। और एक बात और जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री का, और इस पार्ट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसके भी जो सेकंड पार्ट बताया है मैंने आप लोगों को, जिसको हम बोलते हैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों का जो पहला काम है, फर्स्ट जो टास्क है आप लोगों का, वो ये है कि जितने भी टॉपिक्स लिखाए गए हैं, जितने भी टॉपिक आपको नोट डाउन कराए गए हैं, उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे इवेंट्स को, उनके घटित होने की का जो ईयर है उसके साथ आपको क्या करना है, लर्न करना है, उन्हें याद कर लेना है। क्लियर। तो ये आपका पहला टास्क होगा जो आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से। एंड द टॉपिक वाज डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। हिंदी में कहा जाएगा मुगलों का पतन। तो मुगलों के पतन से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को सभी को पता है कि जो लास्ट इंपॉर्टेंट या ग्रेट मुगल रूलर था, जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब जिसकी डेथ हुई थी 1707 में दक्कन के अहमदनगर वाले स्थान पर। अहमदनगर जो एक दक्कन की सल्तनत भी थी, वहीं पर इसकी डेथ हो गई थी 1707 में। और जब इसकी डेथ हुई उसके बाद से ही मुगलों के पतन का दौर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, क्योंकि यही अंतिम महान मुगल बादशाह के रूप में जाना जाता है। 3 मार्च 1707 में इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। औरंगजेब की डेथ होने के बाद, औरंगजेब के उस समय पर, जिस समय औरंगजेब की डेथ हुई, उस समय उसके सिर्फ 3 पुत्र ही जीवित थे, उसके 3 पुत्र ही जिंदा थे। औरंगजेब के अगर कुल पुत्रों की बात की जाए तो 5 पुत्र थे, लेकिन दैट टाइम ही वाज डेड, ओनली 3 ऑफ हिज सन वाज लाइव। तो उसके 3 ही पुत्र जीवित थे। अगर हम उनके 3 पुत्रों की बात करें तो औरंगजेब के 3 पुत्र उस समय हुआ करते थे, जिनका नाम था मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो एक बार मैं यहाँ पे लिखा देता हूं, मुअज्जम, आजम एंड कामबख्श। कामबख्श। क्लियर। तो उसके 3 ही पुत्र जीवित थे, जिनके नाम मैंने आप लोगों को बताया, मुअज्जम, आजम एंड कामबख्श। अगर टोटल बात की जाए औरंगजेब की, तो औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे। और इन 5 पुत्रों में से इसके जो 2 पुत्र थे वो इसके जीवित रहते समय ही उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अगर हम इनके उन 2 पुत्रों की बात करें तो सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था मोहम्मद अकबर। क्लियर। या शहजादा अकबर या मोहम्मद अकबर। और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था मोहम्मद सुल्तान। तो मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान भी औरंगजेब के ही 2 पुत्र थे, जिनकी डेथ औरंगजेब के जीवित रहते समय ही हो चुकी थी। देखिए, औरंगजेब की जो डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 89 ईयर, 79 वर्ष की एज में इनकी जो डेथ हुई थी वो दक्कन में या साउथ इंडिया में अहमदनगर के पास हुई थी। क्लियर। तो यहाँ पे इनके जो 2 पुत्र थे जिनकी डेथ इनके जीवन के समय ही हो चुकी थी, उनका नाम था मोहम्मद अकबर और दूसरा नाम जो था वो था मोहम्मद सुल्तान। और ये जो दोनों पुत्र थे, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, ये दोनों ही पुत्र जो थे ये औरंगजेब की पॉलिसी या औरंगजेब की नीतियों से सेटिस्फाई नहीं रहते थे, उनकी नीतियों के हमेशा खिलाफ थे। क्लियर। ये दोनों ही पुत्र औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध रहा करते थे। और आप लोगों को पता है
कि ये हमने डिस्कस किया औरंगजेब के टॉपिक में। मोहम्मद अकबर ने इन 1781 1781 में ही औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, और वो भागकर चला गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के पास। क्लियर, उसे सहारा दिया था, उसे आश्रय दिया था संभाजी ने। तो 1781 में रिवोल्ट किया था औरंगजेब के पुत्र जिसका नाम था अकबर ने, और वो भागकर चला गया था दक्कन में, और उसी का पीछा करते करते, उसी का फॉलो करते करते औरंगजेब भी दक्कन गया उसी रिवोल्ट को दबाने के लिए। और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है 1782 में औरंगजेब दक्कन गया था, और फिर एक बड़ा लंबा संघर्ष उसको करना पड़ा साउथ इंडिया में, और उसके बाद फिर वो कभी नॉर्थ इंडिया लौट कर नहीं आया। लगभग 25 ईयर का जो टाइम था उसने अपना सेकंड जो पार्ट हम बोल सकते हैं औरंगजेब का, वो उसने साउथ इंडिया में ही बिताया, और यहीं पर रहते हुए ही 1707 में उसकी डेथ हो गई थी। इस दौरान हालांकि उसने काफी कुछ किया, जैसे मराठों का पतन करने की काफी कोशिश की, हालांकि उसमें वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया, बट कुछ सक्सेस भी उसे मिली, जैसे संभाजी की उसने हत्या करवाई, और भी कुछ उसे सक्सेस मिली मराठों के साथ। और सबसे खास बात 1786 1786 में उसने बीजापुर, और 1787 1787 में उसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य के 2 नए सूबों के रूप में शामिल करा लिया। क्लियर, सबसे ज्यादा सूबे हुआ करते थे औरंगजेब के टाइम पर, और आप लोगों को पता है औरंगजेब के टाइम पर मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था। जिस समय इसकी डेथ हुई उस समय मुगल साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, और सबसे ज्यादा जो सूबे थे वो औरंगजेब के टाइम पर ही थे, और टोटल कितने थे 21। और हम सभी को पता है कि अगर हम इन 21 सूबों की बात करें तो यहाँ पर इन सूबों को हम इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला अफगानिस्तान, जो एक सूबा आपका अफगानिस्तान होगा। फिर नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो नॉर्थ इंडिया के 14 सूबे इस मुगल साम्राज्य के हिस्सा थे, और एक आपका हो जाता है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के उस टाइम पर हो चुके थे 6 सूबे या 6 सूबे, तो 14 एंड 6 20 एंड 20 और +1 21, इस तरह से ये 21 सूबे उस टाइम पर इनके साम्राज्य में थे। अगर हम साउथ इंडिया के 6 सूबों की बात करें तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा इनके नाम क्या थे। इनके नाम थे औरंगाबाद, बरार, बीदर, हैदराबाद, बीजापुर और गोलकुंडा, है ना। थोड़ा सा एक बार और सुनिएगा, है ना, थोड़ा सा एक बार और सुनिएगा। सबसे पहला नाम है औरंगाबाद, सेकंड नाम है बीदर, तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद को ही हम गोलकुंडा बोल सकते हैं ना, गोलकुंडा का ही नाम क्या, हैदराबाद, और फिर खानदेश, बीदर की जगह क्या होगा, खानदेश, और फिर होगा बीजापुर। बीजापुर इनमें सबसे शक्तिशाली जो स्टेट था वो कौन सा था, बीजापुर। बट इन सभी को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था औरंगजेब ने। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। और जो मैंने बताया गोलकुंडा को ही क्या बोला गया है, अब बाद में आगे चलकर हैदराबाद। चलिए, तो दैट टाइम जब इनकी डेथ हुई उस समय उनके 3 पुत्र ही जीवित थे, और उनका नाम मैंने आप लोगों को बताया, मुअज्जम, आजम एंड कामबख्श। क्लियर, यहाँ पे अब इन तीनों के बीच में शुरू हुआ बैटल ऑफ सक्सेसर, इट मींस कि उत्तराधिकारी का युद्ध। क्लियर, यहाँ पे शुरू हो गया है कौन सा बैटल, बैटल ऑफ सक्सेसर, उत्तराधिकार का युद्ध। देखिए बैटल ऑफ सक्सेसर्स की बात करें तो जनरली अगर देखा जाए तो मुगलों में ये प्रथा नहीं चलती थी, बैटल ऑफ सक्सेसर या उत्तराधिकारी का युद्ध नहीं हुआ करता था, क्योंकि जो पहले रूलर होता था वो रूलर ही अपने द्वारा सक्सेसर अपॉइंट कर देता था और वही राजा बन जाता था। लेकिन हमें पता है कि अकबर के टाइम से सक्सेसर वॉर शुरू हुए थे, अकबर के समय से उत्तराधिकारी के युद्ध शुरू हुए थे। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अकबर के टाइम से सक्सेसर वॉर शुरू हुई, ये बात हमें क्लियर हो गई है ना। और फिर जहांगीर के टाइम पर भी बैटल ऑफ सक्सेसर हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उसके पुत्र खुसरो ने किया, फिर बाद में खुर्रम ने किया 1622 1622 में। फिर शाहजहां के टाइम पर भी बैटल ऑफ सक्सेसर हुआ, उनके 4 पुत्र औरंगजेब और उनके 3 भाई शुजा, शाह शुजा, इसके अलावा जो बाकी 2 भाई थे मुराद, है ना, और दारा शिकोह। तो इस तरह से ये जो प्रथा थी ये स्टार्ट हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। क्लियर, तो अब इनके बीच में बैटल ऑफ सक्सेसर होना था, उत्तराधिकारी का युद्ध होना था। यहाँ पे इन तीनों की बात की जाए तो पहला नाम है मुअज्जम। मुअज्जम उस समय पर गवर्नर था, उस समय पर प्रांतपति था या वॉइसराय था, कहाँ का, ही वॉज गवर्नर ऑफ काबुल, अफगानिस्तान में ये अपॉइंट था। नेक्स्ट आजम की बात की जाए, ही वॉज गवर्नर ऑफ गुजरात, ये कहाँ का गवर्नर हुआ करता था उस समय पर, गुजरात का गवर्नर था आजम। और कामबख्श की बात की जाए तो ये
बीजापुर का गवर्नर था, यानी दक्कन भी लिख सकते हैं, बीजापुर और दक्कन। क्लियर, तो ये यहाँ का गवर्नर था बीजापुर का। जैसे ही ये खबर फैली, जैसे ही ये सूचना मिली कि इस तरह से इनकी डेथ हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है, तो ये तीनों लोग अपनी अपनी क्षेत्र से निकलकर आगरा की ओर बढ़ने लगे। ये तीनों लोग कहाँ जाने लगे? आगरा की ओर। सबसे पहले आजम जो था, आजम गया सबसे पहले कहाँ पर? अहमदनगर में, जहां पर मृत्यु हुई थी किसकी? औरंगजेब की। और औरंगजेब का अंतिम संस्कार कराया, उनका जो टॉम्ब है वो समाधि वगैरह वो सारे काम किए। इस दौरान मुअज्जम काफी तीव्रता के साथ, काफी शीघ्रता के साथ पहुंच गया आगरा, एंड ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द मुगल इंपीरियर। और मुअज्जम ने अपने आप को मुगल बादशाह क्या कर दिया? घोषित कर दिया। क्लियर। और उस समय पर आजम कहां पर था? उस समय पर आजम कहां पर था? उस समय आजम था डेक्कन में या दक्कन में, अहमदनगर में, और अंतिम संस्कार में बिजी था औरंगजेब के। जैसे ही उसे पता चला कि मुअज्जम आगरा तक पहुंच गया है, एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ मुगल इंपीरियर बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह, देन आजम अपनी आर्मी को लेकर, सेना को लेकर बढ़ा किसकी ओर? उत्तर की ओर। समझ गए? इट मींस आगरा की ओर बढ़ा कौन? आजम। आजम अपनी सेना के साथ आगरा की ओर बढ़ा, और आजम और मुअज्जम के बीच में एक सक्सेसर वॉर हुआ, एक बैटल ऑफ सक्सेसर हुआ। इट मींस उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इस युद्ध की अगर बात की जाए तो ये जो युद्ध था ये लड़ा गया था आगरा के काफी पास में, आगरा के काफी निकट में एक जजाऊ नामक स्थान पर। तो जजाऊ नामक स्थान पर इन दोनों भाइयों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया है, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ जजाऊ। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बैटल ऑफ जजाऊ। इसे इंडियन हिस्ट्री के लंबे लंबे युद्धों में से या लॉन्गेस्ट वॉर में से एक माना जाता है, बैटल ऑफ जजाऊ। ये लड़ा गया था 1707 में, और जजाऊ नामक जो स्थान आता है ये आगरा के निकट या आगरा के पास ही आता है। इन दैट बैटल, इस युद्ध में मुअज्जम की हेल्प की थी, मुअज्जम की मदद की थी। समझ गए? इस युद्ध में मुअज्जम की मदद की गई थी। इस युद्ध में मुअज्जम की मदद की गई थी किसके द्वारा? तो औरंगजेब के ही एक वजीर हुआ करते थे जिनका नाम था असद खान। तो इन दैट बैटल मुअज्जम वाज हेल्प्ड बाय असद खान। ही वॉज द वजीर ऑफ औरंगजेब, जो औरंगजेब का ही एक सबसे योग्य वजीर में से एक माना जाता है। और मुगल काल में सबसे, ये मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को, औरंगजेब वाले टॉपिक में आप लोग पन्ने पलट कर देख सकते हैं। और मुगल काल में सबसे लंबे समय तक वजीर के रूप में अपॉइंट ही कौन हुआ था? असद खान। ये 31 साल तक मुगलों का वजीर बना रहा है। क्लियर? असद खान। तो इसकी यहाँ पे मुअज्जम की हेल्प की थी किसने? असद खान ने। इस युद्ध में ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सक्सेसर, दैट वाज द फेमसली नोन एज बैटल ऑफ जजाऊ, दैट इज द लॉन्गेस्ट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास के लंबे संघर्षों में से एक माना जाता है, बैटल ऑफ जजाऊ। बट ड्यूरिंग दैट बैटल या इन दिस बैटल मुअज्जम डिफीटेड आजम एंड किल्ड हिम। यहाँ पे आजम की हत्या कर दी गई, आजम को मार दिया गया इस युद्ध के दौरान, और आजम का जो पुत्र था उसकी भी हत्या कर दी गई थी इस बैटल में। क्लियर? अब जो खतरा है, अब उसको अपनी जो सीट है, अपनी जो गद्दी है, अपना जो सिंहासन है, उसे सुरक्षित रखने के लिए अब अपने एक और भाई के ऊपर अटैक करना था, जिसका नाम क्या था? काम बख्श। क्लियर? क्योंकि उसे अपनी सीट को क्या करना है? सिक्योर करना है। क्लियर? तो यहां पे मैंने बोला कि एक हुआ है बैटल ऑफ जजाऊ, जजाऊ का युद्ध, जिसमें जजाऊ के युद्ध में यहाँ पे उसने किसे पराजित कर दिया था? अपने भाई आजम को। तो एक भाई तो यहाँ पे मर गए, एक भाई को तो हरा दिया। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ जजाऊ आपसे पूछा जाता है। देन इन 1708, अगले ही साल, इन 1708 नियर हैदराबाद, हैदराबाद के ही निकट, हैदराबाद के ही पास में एक युद्ध हुआ बिटवीन, अगर बात की जाए तो किसके बीच में? बिटवीन मुअज्जम एंड कामबख्श। तो अगले ही साल मुअज्जम और कामबख्श के बीच में एक युद्ध हुआ हैदराबाद के निकट, और इन दैट बैटल ही डिफीटेड कामबख्श एंड किल्ड हिम। तो इस युद्ध में मुअज्जम ने डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया किसे? कामबख्श को, लगभग 1708 में, 1708 में ना, अगले साल मतलब 1708 में। तो 1708 में हैदराबाद के पास उसने अपने दूसरे भाई को भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया या हरा दिया 1708 में। नाउ ही सिक्योर हिज सीट
अब उसने अपनी सीट को, अपने पद को, अपने सिंहासन को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। अब उसे कोई खतरा नहीं है अपने राइवल्स से, अपने प्रतिद्वंदियों से। अपना प्रतिद्वंदी कौन? तो अपने तीनों भाई, है ना, अपने दोनों भाई जैसे आजम और कामबख्श, इन दोनों को उसने रास्ते से क्या कर दिया? हटा दिया। क्लियर? अब वो साफ तौर पर सुरक्षित हो चुका है, उसका एम्पायर क्या हो चुका है? सुरक्षित हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, कहानी समझ में आ गई होगी कि ड्यूरिंग व्हेन औरंगजेब वाज डेड एट द एज ऑफ 89 ईयर, क्लियर, जब ये 89 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हुई, दैट टाइम ओनली हिज थ्री सन वाज अलाइव, इसके 3 पुत्र ही जीवित थे, हु वाज नोन एज मुअज्जम, आजम एंड कामबख्श। क्लियर? देन इनकी बात की जाए तो मुअज्जम वाज द गवर्नर ऑफ काबुल, आजम वाज द गवर्नर ऑफ गुजरात एंड कामबख्श वाज द गवर्नर ऑफ बीजापुर। फिर इन तीनों के बीच में बैटल ऑफ सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी का युद्ध तो होना ही था। तीनों के तीनों ही आगरा की ओर बढ़ने के लिए शीघ्रता से पहुंचे। तो फर्स्टली जो सक्सेसर वॉर हुआ वो हुआ बैटल ऑफ जजाऊ के नाम से इन 1707 बिटवीन मुअज्जम एंड आजम। इन दैट बैटल मुअज्जम वाज हेल्प्ड बाय असद खान। असद खान वाज द वजीर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का ही वजीर हुआ करता था असद खान, who was the longest term वजीर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक वजीर के रूप में किसने ड्यूटी की है? असद खान ने। और असद खान की मदद से उसने पराजित किया आजम खान को और उसकी हत्या कर दी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ जजाऊ। एंड देन इन 1708 ही अटैक ऑन कामबख्श नियर हैदराबाद एंड किल्ड हिम ऑल्सो। तो यहाँ पे कामबख्श को भी क्या कर दिया गया? मार दिया गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। और अब जो है यहाँ पे टेंशन नहीं है, यहाँ पे उसने अपने पद को, अपने सिंहासन को पूरी तरह क्या कर लिया? सुरक्षित कर लिया है। एंड अब हम बात करेंगे यहां पे किसकी? मुअज्जम के शासन की। इन 1707 में ही ये डिक्लेयर कर चुका था और अपना सिंहासन पर ये पूरी तरह से काबिज हो चुका था। सक्सेसर वॉर तो हुए ही है बाद में, बट इन 1707 में ही इसने अपने आप को मुगल बादशाह क्या कर दिया था? डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए ओवरऑल अगर बात की जाए तो 6 नंबर पे था शाहजहां औरंगजेब। एंड अगर हम इनकी बात करें तो ही वाज द 7th रूलर, 7th मुगल इंपीरियर के रूप में अपॉइंट हुआ है कौन? बहादुर शाह। या ओरिजिनल नेम आप लोग को था मुअज्जम, लेकिन जब ये राजा बना तो किस उपाधि के साथ बना? बादशाह बना तो बहादुर। तो हम यहाँ पे बहादुर लिखेंगे, बहादुर शाह एंड बहादुर शाह फर्स्ट। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शाह आलम फर्स्ट। क्लियर? तो शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। और इसने रूल किया है 1707 से 1707 से 1712 तक का जो शासन रहा है वो रहा है किसका? बहादुर शाह प्रथम का। क्लियर? अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो पूछे जाएंगे आप लोगों को, तो पहला ही पॉइंट ये आता है कि ही बिकेम द मुगल इंपीरियर एट द एज ऑफ 65 ईयर। इट मींस सबसे ज्यादा उम्र में मुगल इंपीरियर, मुगल बादशाह बनने वाला जो मुगल शासक था वो था बहादुर शाह फर्स्ट। तो पहला पॉइंट क्या आएगा कि सबसे ज्यादा उम्र में, सबसे हाई एज में जो मुगल रूलर बना है वो कौन बना है? बहादुर शाह। ही बिकम द मुगल इंपीरियर एट द एज ऑफ 65 ईयर। ही बिकम द मुगल इंपीरियर एट द एज ऑफ 65 ईयर एंड सबसे ओल्डेस्ट, सबसे ज्यादा उम्र में मुगल रूलर के रूप में अपॉइंट हुआ था। तो अगर सबसे ज्यादा उम्र की बात की जाएगी तो आंसर होगा 7th मुगल रूलर हु वाज फेमसली नोन एज बहादुर शाह फर्स्ट एंड आल्सो शाह आलम फर्स्ट। बट इफ द क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट सबसे कम उम्र में, सबसे यंगेस्ट एज में मुगल रूलर के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है, तो वी ऑल नो दैट एट द एज ऑफ 13 ईयर अकबर बिकेम द मुगल इंपीरियर इन 1556। तो अगर सबसे कम एज की बात की जाएगी तो आंसर में आपका होगा अकबर, जो 13 साल की उम्र में मुगल बादशाह के रूप में अपॉइंट हुआ था। और हम सभी को पता है कि इसे मुगल बादशाह के रूप में अपॉइंट किया था किसने? तो हम सभी को पता होगा जो मुगलों के सेनापति उस समय हुआ करते थे, आर्म्ड जनरल हुआ करते थे, बैरम खान। बैरम खान ने अपॉइंट किया था पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर अकबर को एज द 3rd मुगल इंपीरियर। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो एट द एज ऑफ 65 ईयर ही बिकेम द मुगल रूलर। और सबसे ज्यादा उम्र में, सबसे कम उम्र में अगर पूछा जाएगा तो एट द एज ऑफ 13 ईयर कौन बना था? अकबर। अकबर मुगलों का बादशाह बना था। अब देखिए, ही वॉज फेमसली नोन एज, इसे ये प्रसिद्ध हुआ, इसे जाना जाता है किस नाम से? बूढ़ा बादशाह के नाम से। इसे कहा जाता है बूढ़ा बादशाह।
दूसरी बात, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था खफी खां। तो एक इतिहासकार हुए हैं खफी खां। ये वही खफी खां हैं जिन्होंने औरंगजेब को कहा था लाइव सेंट, इट मीन जिंदा पीर। और आप सभी को पता है जिंदा पीर का मतलब होता है लिविंग सेंट, यानी कि एक संत, या दरवेश भी उपाधि थी। दरवेश का मतलब होता फकीर, क्योंकि औरंगजेब फकीरों की तरह, संत की तरह एक जीवन जीता था राजा होने के बावजूद। दैट्स वाई खफी खान ने ही उन्हें कहा था लिविंग सेंट। क्लियर। तो खफी खान ने इतिहासकार थे, इन्होंने बहादुर शाह के बारे में क्या बात कही है? इन्होंने बहादुर शाह के बारे में कहा है शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर की उपाधि दी है, या शाह ए बेखबर कहा है किसने? इतिहासकार या हिस्टोरियन खफी खान ने। और ये कहा है किसे? बहादुर शाह प्रथम को। चलिए आगे के पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। औरंगजेब ने विवाह किया था राजौरी के राजा राजू से, और राजू की ही पुत्री औरंगजेब ने विवाह किया था राजौरी के राजा राजू की पुत्री से, जिसका नाम था नवाब बाई। और नवाब बाई के ही पुत्र थे बहादुर शाह फर्स्ट। तो यहां पे अगर बात की जाए इस मदर की, इनकी मां की, तो इनकी मां का जो नाम था वो था नवाब बाई। नवाब बाई वॉज हिज मदर। एंड अगेन मैं बता दूं कि राजौरी के राजा राजू की डॉटर की पुत्री थी नवाब बाई, जिनका विवाह हुआ था औरंगजेब के साथ। तो औरंगजेब का विवाह हुआ था नवाब बाई के साथ। नवाब बाई के ही पुत्र हुए थे कौन? बहादुर शाह, या जिनका ओरिजिनल नाम था मुअज्जम। क्लियर। अब हम अगर इनकी पॉलिसीज की बात करें, इनकी नीतियों की बात करें, तो अपने पिता के अपोजिट इन्होंने जो नीतियां अपनाई वो थी मेल मिलाप की नीतियां। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्होंने औरंगजेब के अपोजिट मेल मिलाप की नीतियों का अनुसरण किया था। अपने आसपास जितने भी रूलर्स थे, जो हिंदू रूलर्स रहे हों या सिख रूलर्स रहे हों, उन सभी के साथ, या मराठों की बात की जाए, मराठों के साथ इन्होंने, या राजपूतों की बात की जाए, क्योंकि राजपूताना स्टेट में भी उस समय काफी हलचलें हुई। तो इन सभी के साथ इन्होंने जो नीति अपनाई, जो पॉलिसी अपनाई, वो कैसी पॉलिसी अपनाई? मेल मिलाप की नीति। तो पहला ही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि ही अप्लाई द पॉलिसी ऑफ मेल मिलाप। इन्होंने मेल मिलाप की नीति का पालन किया। सबसे खास बात है ना, क्योंकि अब यहां पे मेल मिलाप की नीति चलेगी, क्योंकि इन्हें पता है कि हम इतने मजबूत या इतने ताकतवर, उतने कैपेबल नहीं है जितने औरंगजेब या उनके पहले के मुगल रूलर थे। इसलिए इन्होंने ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी को छोड़ते हुए कौन सी पॉलिसी अपनाई है? मेल मिलाप की, शांति की, सौहार्दतापूर्ण नीतियों को अपनाया। क्लियर। देखिए सबसे खास बात यह है ना कि जब बहादुर शाह राजा बने तो इनके टाइम पर कई जगहों पर रिवोल्ट हुए, कई जगहों पर विद्रोह हुए मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट में, और लगभग सारे रिवोल्ट को इन्होंने क्या करा था? कंट्रोल कर लिया था, शांत कर लिया था। क्लियर। यहां पे लिख देता हूं 7th मुगल। तो क्या हुआ, इनके समय पर काफी रिवोल्ट्स हुए, काफी विद्रोह हुए, बट लगभग सारे रिवोल्ट्स को इन्होंने क्या किया? कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। समझ गए ये बात क्लियर हो गई होगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई, और औरंगजेब की तरह ही, जैसे औरंगजेब ने एक टैक्स अपने शासनकाल के समय अडॉप्ट किया था, जिसे हम जजिया बोलते हैं। जजिया जो औरंगजेब ने लगाया था 1669 में जजिया इंप्लीमेंट किया था औरंगजेब ने, और इस जजिया को इन्होंने 1779 में, है ना, और 1674 में उन्होंने लगाया था तीर्थ यात्रा कर। तो ये दोनों टैक्स में हमने डिस्कस किए हैं। इन्होंने इस जजिया टैक्स को क्या किया? जजिया टैक्स को प्रोहिबिट कर दिया। क्लियर। जजिया टैक्स को क्या करा दिया? बंद करा दिया। तो एक पॉइंट यहां पे यह जाएगा, प्रोहिबिट जजिया टैक्स। अपने शासनकाल में जजिया कर को क्या किया? प्रतिबंधित किया। ही प्रोहिबिट जजिया। और आप सभी लोग जानते हैं कि जजिया जो टैक्स है ये एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स होता है, जो लगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ किस पे? नॉन मुस्लिम्स पे, और खासतौर से हिंदुओं पर लगने वाला एक काफी
बुरा टैक्स इसे हिंदुओं के रूप में के नज़रिए से जाना जाता था। इस टैक्स की अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो इस टैक्स को स्टार्ट किया था भारत में सबसे पहले अरब के आक्रमणकारी मोहम्मद कासिम ने या मोहम्मद बिन कासिम ने। क्लियर, चलिए। प्रोहिबिटेड बाई बहादुर शाह, बहादुर शाह ने इस टैक्स को क्या किया, प्रतिबंधित किया, जो शाहजहां ने शुरू किया था 1679 में। अगेन क्योंकि अकबर ने अपने शासनकाल में 1563 या 1564 में इस टैक्स को प्रोहिबिट करा दिया था अकबर ने। क्लियर, अकबर के टाइम पीरियड पर तीर्थ यात्रा कर और जो जजिया था ये अकबर ने बंद करा दिया था 63-64 में। क्लियर, तो इन्होंने भी ये बंद करवा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं और इनके टाइम की, इनके शासनकाल की और क्या घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अब हम गौर करते हैं। देखिए यहां पे अब हम मराठों के साथ इन्होंने क्या किया, मराठों के साथ इनके क्या रिलेशनशिप रहे उसके बारे में गौर करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिकेप करते हैं। इन 1689 1689 में, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं बहादुर शाह के मराठों के साथ क्या उनके रूल्स रहे, क्या रिलेशनशिप रहे उनके बारे में। तो इन 1689 1789 में, सॉरी इन 1689 1689 यही वो ईयर था दैट टाइम औरंगजेब के जो सेनापति थे, औरंगजेब के जो सिपाही थे, दे अरेस्टेड संभाजी, इन्होंने शिवाजी के पुत्र संभाजी को अरेस्ट कर लिया था। एंड इन 1679 1689 में ही दे किल्ड संभाजी, संभाजी की हत्या कर दी थी। क्लियर, नियर औरंगाबाद, औरंगाबाद के निकट कहीं संभाजी की यातनाओं के बाद, लंबी यातनाओं के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी बाय द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब। हालांकि बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉल्ट किया था औरंगजेब ने, क्योंकि इसके बाद मराठे और मुगलों के काफी अगेंस्ट में आ गए थे, काफी तीव्र विरोध हो गया, शुरू हो गया था मराठों। तो इन 1679 इसके बाद कॉन्टिन्यूसली औरंगजेब ने मराठों को दबाने की कोशिश की और उन पर लगातार अटैक करता रहा। तो इन्हीं अटैक्स के मद्देनजर संभाजी की जो पूरी फैमिली थी, संभाजी के जो पुत्र थे जिनका नाम था साहू महाराज, साहू महाराज, इन्हें और साथ ही संभाजी की जो फैमिली थी उन्हें, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था, उन सबको अगवा कर लिया गया था और इन्हें मुगल कैद में रखा गया था। क्लियर, तो खासतौर से यहाँ पे एक नाम पूछा जाता है साहू महाराज। साहू महाराज कौन थे, तो ये शिवाजी के पोते थे और संभाजी के पुत्र थे। संभाजी के पुत्र साहू महाराज जिसे मुगल कैद में रखा गया था 18 ईयर तक औरंगजेब के शासनकाल में। 18 साल तक ये मुगलों की कैद में थे। 18 ईयर तक मुगल कैद में थे ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ औरंगजेब। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, 1707 में, सबसे पहला ही काम जो करते हैं आपके बहादुर साहब, वो क्या करते हैं, वो साहू महाराज को कैद से क्या कर देते हैं, आजाद कर देते हैं। क्लियर, तो पहला ही पॉइंट आपको जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि बहादुर शाह ने साहू महाराज को मुगल कैद से क्या किया, आजाद किया। इन 1707 में ही इन्होंने फ्री कर दिया किसे, साहू महाराज को। देन साहू महाराज जो है वो महाराष्ट्र गए, मराठा वाले रीजन में गए जो उनका मेन पॉलिटिकल एरिया था, और वो वहीं पर थे, मतलब वहीं पर कैद में रखा गया था उन्हें। तो वहीं से फिर वो अपने क्षेत्र में गए और फिर एक लंबा सिविल वॉर शुरू हुआ ताराबाई और साहू महाराज के बीच में, जो लगभग 1712 या 1713 तक चला। 1713 तक जब ये सिविल वॉर खत्म हुआ मराठों के बीच में, और फिर अगेन मराठों के जो छत्रपति बने वो कौन बने, साहू महाराज। तो साहू बने मराठों के लीडर या मराठों के छत्रपति। तो इन्हें टाइटल दिया गया छत्रपति साहू महाराज, जो उनकी फैमिली के साथ ही अटैच था, क्योंकि शिवाजी ने सबसे पहले छत्रपति की उपाधि ली थी। तो यहाँ पे छत्रपति साहू मराठों के लीडर के रूप में अपॉइंट हो गए। क्लियर, यहां तक की बात होगी। तो यहाँ पे मराठों के साथ अच्छे रिलेशनशिप, मेल मिलाप की नीति अपनाने की कोशिश की है किसने, बहादुर शाह फर्स्ट ने, क्योंकि इन्होंने रिमूव कर दिया, इन्होंने आजाद कर दिया, फ्री कर दिया था साहू महाराज को इन 1707। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरी बात आती है बुंदेलों के साथ। तो बुंदेलखंड के रूलर हुआ करते थे छत्रसाल। छत्रसाल को की बात की जाए तो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने बुंदेल शासक छत्रसाल के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई, उनके साथ भी पीसफुली या शांति की नीति को ही इन्होंने फॉलो किया। और एक नाम आ जाता है यहाँ पे जाटों का। यहाँ पे नाम किसका जाता है, जाटों का। बुंदेलों के साथ बता दिया। बुंदेलों की अगर बात की जाए
तो बुंदेल रूलर जो उस टाइम पर थे वो थे छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल। इनके साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप रहे, इन्हें भी अच्छा खासा मनसब दिया गया और इन्हें इनकी पोस्ट में इंक्रीमेंट किया गया। क्लियर। तो छत्रसाल के साथ भी ठीक ठाक रिलेशन थी। प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हम बात करते हैं अब जाटों की। तो जाटों के साथ संघर्ष थे किसके? जाटों के साथ संघर्ष हुए थे किसके? औरंगजेब के। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने रिवोल्ट किया था। हालांकि रिवोल्ट उनका पहले से कई कारणों से था, बट औरंगजेब के टाइम पर काफी बड़ा रिवोल्ट यहाँ पे हुआ था 1669 में ही। 1689 में 1669 में जाटों ने रिवोल्ट किया था। गोकुल नामक एक लैंडलॉर्ड थे, एक जमींदार थे जाटों के, जो मथुरा के ही एक छोटे से स्थान के लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, गोकुल। गोकुल ने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया, बट गोकुल की हत्या करवा दी गई युद्ध में। गोकुल को बुरी तरह से मार डाला गया औरंगजेब की सेना के द्वारा। और देन फिर उनके पुत्र राजा राम जाट अगले रिवोल्ट को उन्होंने कंटिन्यू किया, और यही थे 1685 में 1685 में राजा राम जाट ने ही अकबर की जो समाधि थी सिकंदरा में उस पर अटैक किया, और उनकी जो अस्थियां थी उन्हें क्या किया? समाधि से निकालकर जला दिया। और जो भी सोने चांदी के बर्तन वहां पे थे, सिल्वर और गोल्ड के जो भी वहां पे बर्तन वगैरह थे, उन्हें भी क्या किया? लूट लिया और समाधि को कहीं नुकसान भी पहुंचाया। देन औरंगजेब ने फिर अटैक किया राजाराम जाट के ऊपर, और उसकी भी क्या करवा दी गई? हत्या करवा दी गई। देन फिर रिवोल्ट को कंटिन्यू किया था उसके ही सक्सेसर, जिसका नाम था चूड़ामन। तो चूड़ामन इस समय जाटों के लीडर थे। इस समय जाटों के जो मेन लीडर थे वो कौन थे? चूड़ामन। चूड़ामन की बात की जाए तो चूड़ामन के साथ भी इनके रिलेशनशिप अच्छे रहे, कोई भी रिलेशनशिप खराब नहीं थे। उन्हें भी सहयोग प्राप्त हुआ किसका? चूड़ामन का। तो यहां पे मैं बता दूं कि यहां के रूलर कौन थे? चूड़ामन। और ये वही चूड़ामन है जिन्होंने इस सेंचुरी में, जिसे हम बोलेंगे 17th सेंचुरी, इस सेंचुरी में, इस शताब्दी में एक स्वतंत्र, सॉरी इस सेंचुरी को हम बोलेंगे 18th सेंचुरी है ना, 1700 से लेकर 1800 का जो दौर होगा दैट वाज नोन एज 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के इनिशियल, जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई उसी के बाद चूड़ामन ने ही एक स्वतंत्र जाट स्टेट की भी स्थापना कर दी थी राजस्थान में, जिसका नाम है भरतपुर। तो चूड़ामन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भरतपुर राज्य को फाउंड किया था। और हम सभी को पता है कि भरतपुर में ही एक महान जाट रूलर होंगे जिनका नाम होगा सूरजमल, जो वहां पे बनवाते हैं एक फोर्ट जिसका नाम है लोहागढ़ फोर्ट। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात की किस किस की? सबसे पहले हमने बात की मराठों के साथ, फिर हमने बात की बुंदेलों के साथ, फिर हमने बात की जाटों के साथ। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी राजपूताना। बड़ी समस्या कहां पर आ गई थी? राजपूताना। राजपूताना में दो बड़े बड़े स्टेट आप लोगों को पता है, एक मेवाड़, मेवाड़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि उनके तरफ से कोई रिवोल्ट नहीं हुआ। तो तीन बड़े बड़े स्टेट की बात की जाए राजस्थान की, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। एक तो है मेवाड़, दूसरे हैं मारवाड़, और तीसरे हैं आमेर या अम्बेर। तो आमेर के नाम से फेमस है। तो यहां पे हम दो की बात करते हैं राजपूताना में। राजपूताना इट मीन्स राजस्थान। और यहां से राजपूताना से दो स्टेट की हम बात करते हैं। पहला मारवाड़ और दूसरा है आमेर। इनकी ओर से रिवोल्ट किया गया, इन दोनों राजपूत स्टेट की ओर से रिवोल्ट किया गया, विद्रोह किया गया। जब बहादुर शाह शासक बने तो उनके टाइम पर रिवोल्ट किया यहाँ के शासकों ने, मारवाड़ के और आमेर के। एंड हम सभी को पता है कि आमेर तो काफी फ्रेंडशिप थी आमेर की, तो मुगलों के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हुए, कुछ दिक्कत हुई आमेर में। तो क्या किया बहादुर शाह ने? अपनी सेना के साथ वो राजपूताना की ओर गया 1707 में। सब सारी चीजें शांत होने के बाद आमेर की ओर गया, है ना। राजपूताना इंटर किया। राजपूताना में सबसे पहले वो कहां पहुंचा? आमेर। क्लियर। आमेर में जब वो गया तो देखा उसने आमेर में उत्तराधिकार को लेकर एक विवाद पैदा हुआ था। उत्तराधिकार कौन होगा, सक्सेसर कौन होगा, इस मुद्दे को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा था। कहां पर? आमेर में, बिटवीन जय सिंह एंड विजय सिंह, जो मिर्जा राजा जय सिंह थे और विजय सिंह, इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले इसने क्या किया? जय सिंह के जगह पर, जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को
मेवाड़ का रूलर अपॉइंट किया। यहां की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अपनी सेना लेकर ये मारवाड़ की ओर गया। समझ गए? तो सबसे पहली बात अगर की जाए आमेर की, आमेर का सक्सेसर, आमेर का उत्तराधिकारी या आमेर का राजा उसने किसे नियुक्त कर दिया था? विजय सिंह को, इन द प्लेस ऑफ जय सिंह। जय सिंह हालांकि काफी फेमस था औरंगजेब के टाइम पर, औरंगजेब के साथ उसके अच्छे संबंध थे, बट यहाँ पे औरंगजेब के जिससे अच्छे संबंध थे उसे नहीं बनाया गया। किसे बनाया गया? विजय सिंह को। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि उसे क्यों नहीं बनाया होगा। चलिए आगे बात करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ के उस समय जो रूलर थे जिनका नाम था अजीत सिंह, और अजीत सिंह ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एज अ इंडिपेंडेंट रूलर ड्यूरिंग द बहादुर शाह रूल। बहादुर शाह के शासनकाल में शुरू होते ही अजीत सिंह ने अपने आप को क्या कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो यहां पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पे तो सक्सेसर को लेकर डिस्प्यूट था, बट यहां पे मारवाड़ में बड़ी प्रॉब्लम थी। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने अपने आप को इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था। देन क्या हुआ? बहादुर शाह अपनी सेना को लेकर आए और इन्होंने अटैक किया किसके ऊपर? अटैक ऑन अजीत सिंह। अजीत सिंह के ऊपर अटैक कर दिया गया एंड इन 1707 उन्हें इस युद्ध में पराजित कर दिया गया एंड देन अजीत सिंह सरेंडर्ड। अजीत सिंह ने सरेंडर कर दिया किसके सामने? बहादुर शाह के सामने। क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि बहादुर शाह के सामने सरेंडर कर दिया गया अजीत सिंह ने एंड फाइनली ही एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ मुगल्स। मुगलों के अधीनता ही उसने क्या कर ली? स्वीकार कर ली। और इन दोनों के बीच में अच्छा खासा रिलेशनशिप बनवा दिया गया, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। फाइनली सब कुछ ठीक होने के बाद इन्हें सूबेदारी सौंप दी गई विजय सिंह को, या मेवाड़ के राजा को सूबेदारी सौंप दी गई मालवा की कि आपको मालवा का भी काम संभालना है, और मारवाड़ के जो शासक थे उन्हें सूबेदारी सौंप दी गई कहां की? गुजरात की। मारवाड़ के शासकों को सूबेदारी सौंप दी गई गुजरात की। इस तरह से इन्होंने इन दोनों राज्यों को मालवा और गुजरात की सूबेदारी भी सौंप दी। जब यहां की प्रॉब्लम शांत हो गई देन इन्होंने साउथ इंडिया या डेक्कन की ओर जाना शुरू किया और ये दक्कन की ओर चले गए। क्लियर? साउथ इंडिया की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉल्व करने के लिए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए। जब ये जैसे ही दक्षिण की ओर जाते हैं वैसे ही अजीत सिंह अपने एक योग्य मंत्री जिसका नाम था दुर्गादास के साथ मिलकर अटैक कर देते हैं किस पर? आमेर पर। तो यहां पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि आमेर के ऊपर अटैक कर दिया जाता है दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह के द्वारा। क्लियर?